मेरा बच्चा पैदा होने वाला था और मुझे लगातार तेज दर्द हो रहे थे, लेकिन मेरी सास और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से डरते थे। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। एक दिन पड़ोसन ने मुझे देखा और बोली, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, तुम तुरंत अस्पताल जाओ। मैं चुपके से घर वालों से छुपाकर अस्पताल पहुंच गई। जैसे ही डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, उसकी तो चीख निकल गई और सारे डॉक्टर और नर्सें मेरे चारों तरफ जमा हो गए। मेरा नाम आमना है। मैं बेहद खूबसूरत लड़की थी। मेरी यही खूबसूरती देखकर ही मेरी सास ने मुझे अपने बेटे के लिए चुन लिया था। उनका एक ही बेटा था और 7 बेटियां, जिनमें से सिर्फ 3 की शादी हुई थी। मैं ऐसे घर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी जहां 7 नंदे हों, लेकिन मजबूरी थी। मेरे पिता ने मेरे होने वाले ससुर के साथ बिजनेस किया था और दोनों को भारी नुकसान हुआ था। अब या तो रिश्तेदारी बनती, वरना दुश्मनी पक्की हो जाती और हमारा जीना मुश्किल हो जाता। पिता ने मुझसे कहा, अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें उनके बेटे से शादी करनी होगी। रिश्ता हो जाएगा तो वो हमसे पैसे नहीं मांगेंगे, वरना हमें कोर्ट में घसीट लेंगे। मैंने रोते हुए कहा, ऐसे घर में मेरी क्या इज्जत होगी? तो पापा बोले, बेटी, औरत की वैसे भी ससुराल में इज्जत नहीं होती। अपने पति को काबू में करना, मीठी मीठी बातें करके उसे अपने बस में ले लेना और बाद में अलग घर ले लेना। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। उसका नाम इरफान था। पापा ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी शादी कर दी। हम लोग शहर में रहते थे, लेकिन उनका घर गांव में था। शादी के दिन ही मेरी सास बार बार यही कह रही थी कि जल्दी से मुझे पोता या पोती दिखा दो ताकि घर में रौनक लग सके। उन्हें बच्चों का बहुत शौक था। लगता था जैसे बेटे की चाहत में इतनी बेटियां पैदा की, लेकिन असल में उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। पहला महीना गुजरा तो सास का चेहरा बिगड़ गया। मैं हैरान रह गई जब रात को वो मेरे पति से कह रही थी कि कल इसे डॉक्टर के पास ले जाना, शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। ये कैसे लोग थे? क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही लाया गया था? जब मैंने अपने पति से कहा तो उन्होंने साफ कहा, जो अम्मी कहेंगी वही होगा, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मैं बहुत परेशान रहती थी। 7 महीने बीत गए, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। इन 7 महीनों में सास ने इतना हंगामा किया कि लगता था जैसे 7 साल बीत गए हों। आखिरकार वो मुझे डॉक्टर के पास ले गयी। डॉक्टर ने कहा, 1 साल तक अगर गर्भ नहीं ठहरे तो हम इलाज शुरू करेंगे। अभी तो सिर्फ कुछ महीने हुए हैं। लेकिन सास जिद पर अड़ी थी, बस इतना बता दो कि ये माँ बन सकती है या नहीं। डॉक्टर ने मुझे देखा और बोली, हाँ, ये माँ बन सकती है, चिंता मत करो। फिर मुझे अकेले में ले जाकर कहा, तुम्हारी सास बहुत अजीब औरत है। मैंने उन्हें कह दिया, सब ठीक है, वरना तुम्हारा घर टूट जाएगा। मैंने घबराकर पूछा, तो क्या सब ठीक नहीं है? डॉक्टर बोली, थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अभी अगर उन्हें बता दिया तो तुम्हारा ससुराल उजड़ जाएगा। मैंने डॉक्टर से कहा, आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। वो मुस्कुराई और बोली, मैं ऐसे केस रोज देखती हूँ, इसलिए मुझे पता है किस वक्त क्या कहना है। मुझे डॉक्टर बहुत अच्छी लगी। मैंने उससे कहा, अगर इन महीनों में भी मुझे प्रेगनेंसी न हुई तो मैं आपके पास ही आऊंगी। उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं इसी अस्पताल में मिलूंगी। ये हॉस्पिटल 24 घंटे खुला रहता है। अगर मैं यहाँ न मिलूं तो बस मुझे फोन कर लेना। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर आयशा। लेकिन अब तक मेरे पास कोई खुशखबरी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सा मसला है, पर गंभीर नहीं। इसी तरह 4-5 महीने और गुजर गए। मेरी सास ने सब जगह कहना शुरू कर दिया कि उनकी बहू बाज है। जब भी कोई औरत घर आती तो वो यही कहती। किसी शादी ब्याह में जाती तो वहाँ भी यही रट लगाती कि मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मेरे लिए ये सब सुनना बेहद मुश्किल था। अगर सास के सामने कुछ कहती तो वो ताने देती। आजकल की लड़कियों को सब पहले से ही पता होता है। हमें तो बहुत बातें शादी के बाद जाकर समझ आई थी। मैं बार बार अपने पति और सास से कहती, मुझ में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वक्त से ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने हमें इम्तिहान में डाला है और वो हमें सब्र भी देंगे। जब हमारी शादी की सालगिरह आई तो मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। शादी के 1 साल के अंदर ही गर्भ ठहर गया। ये अल्लाह का शुक्र था कि मेरी उम्र कम थी, वरना मुझे और ताने सुनने पड़ते। मेरा पति हमेशा चुप रहता, वही करता जो उसकी माँ कहती। फिर मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब मुझे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा, तुम माँ बनने वाली हो। तब जाकर सबको चैन आया। मेरी सास को खुश होना चाहिए था, लेकिन उनके चेहरे पर तो टेंशन थी, क्योंकि उन्होंने तो पूरे खानदान में मुझे बाज साबित कर दिया था। अब सब कह रहे थे, आप तो कहती थी आपकी बहू माँ नहीं बन सकती, तो फिर ये कैसे हो गया? मैंने कुछ नहीं कहा। आखिर अल्लाह ने मेरी सुन ली थी। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी।
मैं माँ बनने वाली थी। मुझे लगा अब मेरी सास मेरा खास ध्यान रखेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मेरे लिए और काम बढ़ा दिए गए। खाने पीने की कोई अच्छी चीज नहीं दी जाती। पति से कहती तो वो कहता अम्मी से पूछ लो, और जब अम्मी से पूछता तो वो कहती कोई जरूरत नहीं, हमने कौन से फल खाए थे। फिर भी 8 बच्चे पैदा कर दिए। सास हमेशा ताने देती, हमारे सारे बच्चे ठीक पैदा हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये सब औरतों के नखरे होते हैं। ऐसे वक्त में औरतें पति को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हैं, जानबूझकर मासूम बनती हैं। असल में कोई तकलीफ नहीं होती। औरत का जिस्म तो बना ही बच्चा पैदा करने के लिए है, तो फिर कौन सा पहाड़ टूट रहा है। पति को चाहिए कि इनकी बातें एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। ज्यादा सिर पर चढ़ाओगे तो पछताओगे। सास की बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। मेरी हालत में हर 2 मिनट बाद तबीयत खराब हो जाती, क्योंकि ये मेरा पहला बच्चा था। जब भी मैं पति से कहती तो वो कहता मेरी माँ के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, फिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन एक दिन जब मेरी ननद आई, वो भी माँ बनने वाली थी, उसने कहा अम्मा। हैरान रह गई कि जब उनकी बेटी की बारी आई तो उन्हें सब कुछ याद था। इस हालत में दर्द होता है, आराम करना जरूरी है, फल खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए। लेकिन अगर मैं वही बात कहती तो जवाब मिलता नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम्हारी सेहत तो ठीक है। जब भी मैं अपनी परेशानी बताती तो वो कहती तुम दुबली पतली हो, बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। मेरा पेट बहुत ज्यादा निकल आया था, इतना तो मैंने किसी और का नहीं देखा था। लेकिन सास कहती पहला बच्चा है, पेट तो निकलता ही है, और देखना इतना बड़ा पेट है तो बच्चा बहुत मजबूत होगा। ज्यादा बेकार की बातें मत करो। अगर मुझे दर्द होता तो वो कहती होने दो, कुछ नहीं है। एक दिन माँ की कॉल आई तो मैंने उन्हें सब बता दिया। माँ ने घबरा कर कहा इतना दर्द तो नहीं होना चाहिए, तुम डॉक्टर के पास जाओ। मैं क्या बताती कि मुझे तो डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाया जा रहा। मेरे मायके वाले मुझे जैसे भूल ही चुके थे। वो लोग मेरे ससुराल वालों के कर्जदार थे, इसी वजह से इधर आना बंद कर दिया था। बस फोन पर हालचाल पूछ लेते, लेकिन कभी खुलकर कुछ नहीं कहते कि हमारी बेटी का ख्याल रखो। मेरी जिंदगी जैसे जहन्नुम बन गई थी। अब मुझे अपनी नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे की चिंता सताती रहती थी। इतना कि उन्होंने बच्चे के लिए कपड़े तक नहीं बनवाए थे। कहते हमने बहुत लोगों को दिया है, जब हमारा बच्चा होगा तो लोग भी हमें देंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं सूझा कि जब तक लोग देंगे तब तक बच्चे को क्या पहनाएंगे। क्या मैं अपने बच्चे को सिर्फ चादर में लपेट कर रखूंगी। पति से बात करती तो उसकी परवाह ही नहीं होती। उसने तो एक बार भी मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया। उसका कहना था जब कोई मसला ही नहीं तो डॉक्टर के पास क्यों जाए, जबकि मुझे पता था कि गर्भावस्था में 1-2 बार चेकअप जरूरी होता है, ताकि पता चले कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं हर वक्त परेशान रहती। जरा सा भी दर्द होता तो डर जाती कि कहीं बच्चे को कोई दिक्कत न हो। इसी तरह दिन गुजरते रहे। जब 9वां महीना शुरू हुआ तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। मन में लगा अब तो मुझे जरूर डॉक्टर के पास ले जाएंगे और सब कुछ ठीक होगा। लेकिन फिर भी मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग तभी ले जाएंगे जब असल में प्रसव पीड़ा शुरू होगी। लेकिन मेरा दर्द शुरू ही नहीं हो रहा था। जब मोहल्ले की औरतें घर आती तो मेरी सास कहती मैं तो अपनी बहू का बहुत ध्यान रख रही हूँ, उसे खाने पीने से लेकर सब कुछ देती हूँ। घर में फल कभी खत्म नहीं होते थे, लेकिन वो सिर्फ उनकी बेटियों के लिए होते। मुझे तो एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। एक दिन मैंने गलती से एक आम खा लिया। मेरी छोटी ननद ने इतना हंगामा किया जैसे मैंने उसका खजाना छीन लिया हो। चिल्लाने लगी ये आम मैंने अपने लिए रखा था, तुमने क्यों खा लिया। और पूरे घर में मुझे डांट पड़ी सिर्फ एक आम के लिए। मैंने सास से कहा मेरे 9 महीने पूरे हो चुके हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। तो सास बोली तुम आजकल की लड़कियां हो, तुम्हें अपने दिन तक याद नहीं रहते। अगर दिन पूरे हुए होते तो अभी तक दर्द शुरू हो गया होता। जब दर्द नहीं हो रहा तो मतलब समय पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने साफ जवाब दिया नहीं, अभी तुम्हारा वक्त ही नहीं आया, जब आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। दिन बीतते जा रहे थे। जब मैंने और जोर दिया तो पति मुझे एक हकीम के पास ले गया। हकीम उनका पारिवारिक दोस्त था। उसने कहा अभी डिलीवरी में समय है। बस ये सुनकर घर वाले फिर मुझे ही ताने देने लगे, देखो अभी वक्त है, न जाने तुम्हें किस बात की जल्दी है। पहली बार ऐसी माँ देखी है जो चाहती है कि जल्दी बच्चा पैदा हो जाए और जान छूटे। ये कैसी जाहिलाना बातें थीं। क्या बच्चा पैदा होने से मेरी जान छूट जाती? क्या उस बच्चे को संभालना आसान होता? असल में उन्हें तो कुछ करना ही नहीं था।
मेरा पेट बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मैं छत पर खड़ी थी, दिल बहुत घबरा रहा था। सामने वाली पड़ोसन ने मुझे देख लिया। वो मेरी सास की जानने वाली थी, लेकिन हमेशा मुझे तरस भरी नजरों से देखती थी। उसने इशारे से मुझे बुलाया और बोली, ये तुमने क्या हाल बना रखा है। मैंने कहा, अब मेरा 11वां महीना शुरू हो गया है। उसने तुरंत कानों पर हाथ रख लिए। हे भगवान, कैसी बातें कर रही हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, लेकिन अब और देर मत करो, फौरन डॉक्टर के पास जाओ। ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे घर वालों को बिल्कुल परवाह नहीं है। मैंने कहा, तुम तो जानती हो इन्हें। वो बोली, हाँ मैं इन्हें खूब जानती हूँ, लेकिन अब तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें खुद अपनी औलाद के लिए लड़ना होगा। ये सब तुम क्या कर रही हो। किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाओ। अगर दर्द नहीं हो रहा तो ऑपरेशन कर देंगे। कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। वो बहुत परेशान थी और मेरी हालत भी बेहद खराब थी। मैं एक पल भी चैन से बैठ नहीं सकती थी। पति से कहती तो वो कहता, हकीम के पास ले जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे हकीम के पास नहीं, डॉक्टर के पास ले चलो। अब तो दर्द भी शुरू हो गया है, मुझे लगता है कि ऑपरेशन ही होगा। तो पति बोला, तुम पागल हो गई हो क्या, ऑपरेशन में बहुत पैसे लगते हैं। मैंने कहा, तुम्हें सिर्फ पैसों की फिक्र है, ये तुम्हारा भी तो बच्चा है, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं। अब मुझे समझ आ गया था कि वो मुझे जानबूझकर अस्पताल नहीं ले जाना चाहते। शायद सोचते थे कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, कम से कम खर्चा तो बच जाएगा। ये लोग हद से ज्यादा कंजूस थे। पड़ोसन बिल्कुल सही कह रही थी कि अब मुझे माँ बनने के लिए खुद लड़ना होगा। मैं अब माँ बन चुकी थी और मुझे अपनी संतान के लिए खुद लड़ना था। मेरे पास तो बच्चे के कपड़े तक नहीं थे। ससुराल वालों ने न पैसे दिए और न ही बाजार जाने की इजाजत। मजबूरी में मैंने अपने ही दुपट्टे से बच्चे के लिए कपड़े सिले और उन्हें एक बैग में रखकर चुपके से अस्पताल चली गई। मुझे पता था थोड़ी देर में घर वालों को मालूम हो जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ। वे हंगामा करेंगे, कहेंगे कि मैं घर से भाग गई हूँ। अगर ये भी पता चल गया कि मैं अस्पताल आई हूँ, तब भी डांट ही पड़ेगी। मेरा पति मुझ पर गुस्सा करेगा, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी सिवाय अपने बच्चे के। अस्पताल में मेरी मुलाकात डॉक्टर आयशा से हो गई। मैंने उन्हें अपनी पूरी हालत बताई। उन्होंने चेकअप किया और जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे कुछ बहुत अजीब और खतरनाक हो गया हो। उन्होंने तुरंत बाकी डॉक्टरों और नर्सों को बुला लिया। सब बहुत परेशान हो गए। मैं घबराकर पूछने लगी, डॉक्टर हुआ क्या है, सच बताइए। डॉक्टर आयशा ने मुझे शांत करने की कोशिश की। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम घबराना मत। फिर उन्होंने कहा, अपनी फैमिली को बुला लो। मैंने कहा, वो लोग नहीं आएंगे, मैं उनसे छुपकर आई हूँ। उन्होंने कहा, तो अपने माँ बाप को बुला लो। मैंने तुरंत माँ को फोन किया और कहा कि बिना किसी को बताए मैं अस्पताल आ गई हूँ। डॉक्टर ने बताया है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये तो मुझे पहले से अंदाजा था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन अजीब बात ये थी कि जहां आमतौर पर आधे घंटे में काम हो जाता है, मेरा ऑपरेशन पूरे 4 घंटे चला। एक डॉक्टर की जगह 4-5 डॉक्टर मिलकर काम कर रहे थे और धीमी आवाज में आपस में बातें कर रहे थे। वो मेरा जरूरत से ज्यादा ख्याल रख रहे थे। इसके बाद मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। मुझे बस इतना याद है कि जब मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जा रहा था, तभी मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखा मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी थी और पिता सिर पकड़कर चुपचाप बैठे थे। न मेरा पति था न सास। मैं घबराकर बोली, क्या हुआ, मेरा बच्चा ठीक है ना। उन्होंने कहा, ऑपरेशन हो गया है, सब ठीक है। मैंने तुरंत पूछा, तो मेरा बच्चा कहाँ है, क्योंकि मेरे कमरे में जो झूला रखा था वो खाली था। मेरा बच्चा वहाँ क्यों नहीं था। मैं डर गई। मुझे लगा कि कहीं मेरे देर से आने की वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। माँ बाप की आंखों में भी चिंता थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। डॉक्टर आयशा मेरे पास आई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उनके साथ अस्पताल के मालिक भी थे। वो उम्र में मेरे पापा जैसे थे, पूरे सफेद कपड़ों में, लंबी सफेद दाढ़ी के साथ बहुत शरीफ और नेक इंसान लग रहे थे। डॉक्टर आयशा ने मेरा चेकअप किया और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो, दर्द तो नहीं हो रहा। मैं बार बार बस यही कह रही थी, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, लेकिन कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। डॉक्टर आयशा ने मेरा परिचय उस बुजुर्ग शख्स से करवाया और बोली, ये हमारे अस्पताल के मालिक हैं। हमारा अस्पताल इनकी वजह से चलता है। यहाँ कई चीजें बहुत महंगी हैं, लेकिन गरीबों के लिए सब मुफ्त होता है। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा दिल और ज्यादा घबराने लगा। मुझे लग रहा था कि मैं जोर से चीखूं और पूछूं कि आखिर मेरा बच्चा कहाँ है।
तभी उन्होंने कहा, तुम्हारी वजह से हमारे अस्पताल में एक ऐसा मामला हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। इस घटना के बाद हमारा अस्पताल पूरे शहर में मशहूर हो जाएगा। इतने में मेरा पति इरफान और मेरी सास भी वहां आ पहुँचे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तुरंत ताने शुरू कर दिए, अच्छा तो तुम यहाँ हो, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। फिर उन्होंने मेरे माँ बाप को सुनाना शुरू कर दिया, आपकी बेटी घर से भाग गई थी, हम अब इसे घर वापस नहीं रखेंगे, ऐसी औरत को तो हम तलाक दे देंगे, कौन जाने इसने रात कहाँ बिताई है। मेरे पति का मुंह चलता ही जा रहा था। पापा गुस्से में बोले, क्या तुम देख नहीं रहे, इसने रात अस्पताल में गुजारी है, कैसी बातें कर रहे हो तुम। लेकिन इरफान ने साफ कह दिया, मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता, इसे तलाक दे दूंगा। मैं हैरान रह गई। मैं पूरी रात मौत से लड़ रही थी और ये लोग मुझे छोड़ने की बातें कर रहे थे। तभी डॉक्टर आयशा बोल पड़ी, तुम लोगों ने इस लड़की के साथ जो किया है। मैं और ज्यादा चौंक गई। तभी उन्होंने बताया, तुम्हारे यहाँ एक साथ 4 बच्चे पैदा हुए हैं, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। ये सुनकर सब लोग अवाक रह गए। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच। मेरा पति भी हैरानी में बस मुझे घूर रहा था। फिर अचानक बोल पड़ा, एक साथ 4 बच्चे, ये औरत है या कोई डायन, हम इतने बच्चों को कैसे पालेंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तभी अस्पताल के मालिक बोले, बेटी मैंने तुम्हारे बारे में सब जान लिया है। जैसे तुमने अपने दुपट्टे से बच्चों के लिए कपड़े सिले थे, मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। 4 बच्चों को पालना आसान नहीं है, इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि इन बच्चों का पूरा खर्चा अब मेरी जिम्मेदारी होगा। जब तक ये अपने पैरों पर खड़े होकर काम करने लायक नहीं हो जाते, इनकी पढ़ाई लिखाई, सेहत, खाना पीना और दूध का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। जब उस शख्स ने बच्चों का पूरा खर्च उठाने की बात कही तो मेरे पति और सास ने तुरंत एक दूसरे को देखा और आंखों आंखों में इशारे करने लगे। मेरे पति बोले, मुझे माफ कर दो, मैं घबरा गया था। देखो बात भी तो ऐसी थी, चलो अब घर चलते हैं, अल्लाह ने हमें इतने प्यारे बच्चे दिए हैं। उनकी ये बात सुनकर मैंने झटके से उनका हाथ पीछे हटा दिया और कहा, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो तुम मुझे तलाक देने पर तुले थे, क्योंकि तुम्हें लगा था कि मैंने रात कहीं और बिताई है और तुम बच्चों का खर्च उठाना ही नहीं चाहते थे। अब जब तुम्हें पता चल गया कि खर्च कोई और उठाएगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने माँ बाप से साफ कह दिया कि मैं इस आदमी के साथ अब बिल्कुल नहीं रहना चाहती। मैं उनके साथ अपने मायके आ गई। मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बार बार मेरे घर आने लगा। मेरे माँ बाप ने उससे एक शर्त रखी, अगर बीवी और बच्चों को ले जाना है तो तुम्हें अलग घर में रहना होगा। मेरे पति ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो माँ बाप ने साफ जवाब दे दिया, फिर हमारी बेटी को छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए आसान होगा। जाओ अपने माँ बाप के साथ ही रहो, जिन्होंने हमारी बेटी और नाती नातिनों की जान खतरे में डाल दी थी। तुम्हारे कान भरे और सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया, वरना हमारी बेटी और ये 4 बच्चे मर जाते। आखिरकार मेरे पति को समझ आ गया कि उसकी असली जिम्मेदारी उसकी पत्नी और बच्चे ही हैं। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और कहा कि वो अब हमेशा अपनी बीवी और बच्चों के साथ ही रहेगा। अस्पताल के मालिक हमारे बच्चों का खर्च उठा रहे थे, वरना हमारे लिए ये मुमकिन ही नहीं था। उन्होंने मेरे पति को एक अच्छी नौकरी भी दिलवा दी थी, जिससे बाकी के सारे खर्च आराम से पूरे होने लगे। मेरा पति अपने माँ बाप को भी पैसे भेज देता था। मेरे साथ उस वक्त क्या हुआ था ये मुझे नहीं बताया गया, ताकि मैं ज्यादा परेशान न हो जाऊं और बच्चों पर असर न पड़े। आज मेरे बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, हर जरूरी चीज उन्हें मिल रही है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानियों का सफर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।